हेलो दोस्तों, मूवी ब्लास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉमेडी क्राइम एक्शन मूवी द रिटायरमेंट प्लान एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत मियामी में होती है, जहां गली में एक कार में बैठी एक लड़की को हम देखते हैं, एशले। एशले परेशान होती है। वो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। गोली की आवाज़ सुनकर एशले हड़बड़ा जाती है और वो अपनी कार में बैठ जाती है। कुछ देर में बार से दो व्यक्ति बाहर आते हैं, जिनमें से एक को गोली लगी होती है। दूसरा व्यक्ति एशले को कार का दरवाज़ा खोलने बोलता है और गाड़ी चलाने को बोलता है। एशले घायल व्यक्ति को देख काफ़ी परेशान होती है। दूसरा व्यक्ति जिमी, जो एशले का पति होता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। भागने के दौरान दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिमी एशले को बंदरगाह की ओर गाड़ी ले जाने को बोलता है। वो दोनों बंदरगाह पहुंचते हैं। जिमी एशले को गाड़ी से उतरने के बाद बोट पे जाने को बोलता है। वो दूसरे व्यक्ति मिच की तलाशी लेता है और उसके पॉकेट से एक हार्ड ड्राइव निकाल के अपने पास रख लेता है। जिमी फ़ोन पे किसी को बताता है कि हार्ड ड्राइव उसके पास है और उससे अपने परिवार की रक्षा करने का रिक्वेस्ट करता है। जिमी गाड़ी पे पेट्रोल डाल उसे आग लगा देता है और एशले के साथ बोट में निकल जाता है। अगले सीन में हम एक गंजे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम डॉनी होता है। वह उस हार्ड ड्राइव के चोरी होने पे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। डॉनी अपने गार्ड्स को सभी लोगों को इकट्ठा करने को भेज देता है। इधर जिमी एशले को पेन ड्राइव देते हुए बोलता है कि वो और उनकी बेटी सैरा को तुरंत ही शहर छोड़ देना चाहिए। जिमी को ये डर होता है कि डॉनी को पता चल गया होगा कि चोरी उसने की है और वो उसके पीछे आएगा। एशले जिमी से पूछती है कि पेन ड्राइव में क्या है। जिमी बोलता है कि वह ये बात उसे नहीं बता सकता। एशले जिमी से पूछती है कि वो कहाँ जाए। इस पे जिमी बताता है कि उसे अपने पिता के पास जाना चाहिए। एशले जिमी को बताती है कि वो अपने पिता से पिछले 10 साल से नहीं मिली है। जिमी पेन ड्राइव दे के वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। एशले अपने घर जाती है, जहाँ हम सैरा से मिलते हैं। वो सैरा को उठाती है और उसका सामान पैक करने लगती है। एशले पेन ड्राइव सैरा के बैग में डाल देती है और दोनों वहाँ से एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जिमी को डॉनी के आदमी पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सैरा को एशले को अलविदा कहते हुए देखते हैं। एशले सैरा के साथ नहीं जाती और वो मियामी में ही रुक जाती है, पर डॉनी के आदमी एशले को एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेते हैं। फ्लाइट में एयर होस्टेस सैरा को अकेले देख उससे पूछती है कि क्या वो अकेले सफ़र कर रही है, जिस पे सैरा उसे जवाब देती है कि वो अपने दादाजी से मिलने जा रही है। एयर होस्टेस सैरा को उसके दादाजी के घर पहुंचाने का आश्वासन देती है और सैरा उसे धन्यवाद देती है। मूवी हमें केमन आइलैंड्स लेके जाती है, जहां एक टैक्सी में हम सैरा को समुद्र के नज़ारे लेते हुए देखते हैं। टैक्सी सैरा को एक घर पे लाके छोड़ देती है। सैरा घर का एड्रेस उसकी माँ के द्वारा दिए गए एड्रेस से मैच करती है और फिर घर पे जाके नॉक करती है। किसी के दरवाज़ा ना खुलने के कारण सैरा घर के पीछे की ओर जाने लगती है। वहाँ उसे एक व्यक्ति रेत पे सोया हुआ मिलता है। सैरा उसे उठाती है, पर वो घबराहट में सैरा पे हमला कर देता है। छोटी बच्ची देख वो रुक जाता है और वो पूछता है कि वो बच्ची वहाँ क्या कर रही है, जिस पे सैरा जवाब देती है कि वो अपने दादाजी को ढूंढते हुए वहाँ पे आई है। व्यक्ति उससे उसके दादाजी का नाम पूछता है। सैरा उसे दो नाम बताती है, मैट और जिम। व्यक्ति उसे बोलता है कि वो ही मैट है, पर वो यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी उससे 10 साल से नहीं मिली थी। जिस पे सैरा मैट को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो, उसके पिता और उसकी माँ होते हैं। मैट अपनी बेटी एशले को पहचान जाता है। मैट समझ नहीं पाता है कि वो सैरा से क्या बात करे और सैरा को कुछ खाने के लिए पूछता है।
अगले सीन में हम एशले को डॉनी के क्लब हाउस में देखते हैं। डॉनी के गुंडे एशले को घेर के बैठे हैं और वहीं हम डॉनी के सबसे भरोसेमंद आदमी बोबो से मिलते हैं। डॉनी एशले से पूछता है कि हार्ड ड्राइव कहाँ है, पर एशले जवाब नहीं देती। फिर डॉनी जिमी को बुलाता है, जो बहुत ही चोटिल होता है। एशले जिमी को देख रोना स्टार्ट कर देती है। फिर डॉनी एशले से पूछता है कि हार्ड ड्राइव कहाँ है। इस बार एशले बता देती है कि हार्ड ड्राइव उसकी बेटी के साथ केमन आइलैंड्स पे है। डॉनी अपने एक भरोसेमंद आदमी को एशले और बोबो को केमन आइलैंड्स साथ ले जाने के लिए बोलता है ताकि वो हार्ड ड्राइव वापस लेके आ सके। खाना खाते वक्त सैरा मैट से पूछती है कि उसके 2 नाम क्यों हैं, पर मैट उसका जवाब नहीं देता। वह सैरा से पूछता है कि एशले उसके साथ क्यों नहीं आई, तो सैरा बताती है कि शायद उसके माँ बाप किसी मुसीबत में हैं। मैट उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो सैरा बताती है कि उसने उन्हें बात करते हुए सुना था कि वो किसी मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एशले उसके साथ केमन आइलैंड्स आने वाली थी, पर वो नहीं आई। हम डॉनी को फ़ोन पे एक औरत से बात करता हुआ देखते हैं, हेक्टर, जो कि डॉनी की बॉस होती है। हेक्टर डॉनी को निकम्मा बोलती है और उसे 24 घंटे का समय देती है हार्ड ड्राइव वापस लाने के लिए। हेक्टर की बातों से डॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ़ोन को चूर चूर कर देता है। डिनर करते वक्त सैरा मैट से पूछती है कि उसकी माँ पिछले 10 सालों से उनसे क्यों नहीं मिली। इस पे मैट बताते हैं कि शायद वो एक अच्छे पिता नहीं थे। वो सैरा को गुड नाइट बोल रूम से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं मैट अपना फ़ोन निकाल एशले का नंबर ट्राई करता है, पर एशले फ़ोन नहीं उठाती। फिर फ़ोन रख मैट सोफे पे ही सो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी के आदमी एशले के साथ केमन आइलैंड्स आ जाते हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे ही मैट के घर आते हैं, पर घर पे कोई नहीं होता। मैट सैरा के साथ रेस्टोरेंट खाना खाने गया होता है। रेस्टोरेंट में सैरा मैट को बताती है कि मैट एक अच्छा इंसान है और वो उसे गले लगा के उसने उसे माफ़ किया ऐसा बोलती है। मैट थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि डैनी के आदमी एशले के साथ मैट के घर पे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैट घर वापस आते हैं। एशले के साथ अनजान आदमी को देख मैट सैरा को गाड़ी में छुपे रहने को ही बोलते हैं। मैट बूढ़े होने का नाटक करते हैं और फिर एशले को गले लगाते हैं। इतने में डैनी का आदमी एशले के सर पे बंदूक रख देता है। मैट उसे शांत करते हुए बगल में रखे बेंच पे बैठ जाते हैं। वो उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे डंबल से ज़ोर से मारते हैं और बोबो से भिड़ जाते हैं। एशले मैट को बोबो से लड़ता हुआ देख गिरा हुआ बंदूक उठाती है और फायर कर देती है। गोली जाके मैट को लगती है और बोबो मैट की कार लेके वहाँ से भाग जाता है। मैट एशले को डांटते हैं कि उसने उन पे गोली क्यों चलाई और एशले को बताते हैं कि जिस कार को लेके बोबो भागा है उसमें सैरा छुपी हुई थी। बोबो डॉनी को कॉल करके बताता है कि उनका एक साथी मारा गया और एशले उनके हाथ से निकल गई है, पर अब उनके पास एशले की बेटी सैरा है। डॉनी बोबो को बोलता है कि वो सैरा को अपने कब्ज़े में ही रखे और वो और भी आदमियों को भेज रहा है केमन आइलैंड। बोबो कार में वापस बैठता है और वो सैरा को बोलता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार के समंदर में फेंक देगा। सैरा बोबो की धमकी से डर जाती है। मैट एशले को पुलिस बुलाने को बोलते हैं, पर एशले बोलती है कि सैरा गुंडों के कब्ज़े में है और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें हार्ड ड्राइव नहीं मिल जाती। मैट एशले से पूछते हैं कि हार्ड ड्राइव कहाँ है। एशले हार्ड ड्राइव सैरा के बैग से निकाल के मैट को देती है। बाप बेटी दोनों के पास एक बहुत ही बड़ा काम होता है, लाश को ठिकाने लगाना। वो लाश को समंदर में ले जाके खुले समंदर में फेंक देते हैं। मूवी हमें वाशिंगटन डीसी ले जाती है, जहां हम डिफेंस ऑफिस में डायरेक्टर ड्रिसडेल को एजेंट फिट्जस्टोन से हार्ड ड्राइव के बारे में पूछते हुए देखते हैं। फिट्जस्टोन बताता है कि उसे ड्राइव के बारे में नहीं पता। ड्रिसडेल बताती है कि वो 8 महीने अपने शेड्यूल से पीछे है।
इस पे फिट्जस्टोन बताता है कि उनके बीच में कोई जासूस है। फिट्जस्टोन को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। हम एक खुफिया होटल में मैट को किसी को फ़ोन लगाते हुए देखते हैं। तभी ड्रिसडेल को मैट का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि मैट डिफेंस का रिटायर्ड एजेंट है। मैट ड्रिसडेल से हेल्प मांगता है। ड्रिसडेल सहायता करने से मना करती है, पर मैट बताता है कि उसकी बेटी किसी प्रॉब्लम में फंस गई है और उसे एक आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैट टॉनी का नाम ड्रिसडेल को बताता है। ड्रिसडेल उससे कुछ समय मांगती है और मदद करने को हाँ बोल देती है। जब मैट फ़ोन रख के बालकनी से अंदर जाता है, तभी हम देखते हैं बोबो भी सैरा को किडनैप करके उसी होटल में रुका हुआ है। बोबो सैरा को बताता है कि वो बुरा आदमी नहीं है, हालात ने उसे बुरा बना दिया है और उसे ये काम करना पड़ता है। बोबो सैरा को बताता है कि बचपन में उसे एक आदमी ने उठा लिया था और उसी ने उसे पढ़ाया लिखाया और ये सारे काम सिखाए। सैरा बोबो के अच्छे नेचर को देख उससे थोड़ा घुलने मिलने लगती है। प्लेन लैंड करता है और हम डॉनी के 3 और आदमी को केमैन आइलैंड आते हुए देखते हैं। तीनों आदमी होटल पहुंच जाते हैं और बोबो के रूम जाने लगते हैं। हम एशले और मैट को लड़ता हुआ देखते हैं कि कैसे मैट ने एशले को ढंग से नहीं पाला। गुस्सा होकर एशले अपने रूम से बाहर निकल जाती है। तभी उन्हें हॉल में एशले मिल जाती है। एशले भाग के वापस अपने रूम घुस जाती है। जल्दी वापस आ जाने पे मैट एशले से पूछता है कि क्या हुआ। इस पे एशले बताती है कि गुंडों ने उसे ढूंढ लिया है और वो बाहर ही हैं। कमर में रस्सी बांधकर मैट एशले को बालकनी से नीचे धकेल देता है और बड़े ही चालाकी से मैट एक एक करके तीनों गुंडों को ढेर कर देता है। बोबो फ़ोन पे डॉनी को समझाता है कि उसके भेजे हुए तीनों गुंडे मारे गए हैं, पर डॉनी को समझ में नहीं आता कि उन्हें कौन मार रहा है। वो बोबो को उस आदमी को भी पकड़ने को बोलता है। होटल में मर्डर होने के कारण पुलिस वहां आ जाती है और बोबो को सैरा को लेके वहां से भागना पड़ता है। मैट और एशले भी कोई और रास्ता नहीं होने के कारण होटल छोड़ के निकल जाते हैं। मैट और एशले द मरीना में मैट के पुराने साथी जोसेफ के पास पहुंचते हैं। मैट जोसेफ को एशले से मिलाता है और उसे बताता है कि एशले एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस गई है। मैट जोसेफ को हार्ड ड्राइव देता है और वो तीनों हार्ड ड्राइव में क्या है ये देखने के लिए कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव को इंसर्ट करते हैं। वो हार्ड ड्राइव में गवर्नमेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल देख के चौंक जाते हैं। एशले बोलती है कि जिमी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मैट और जोसेफ एशले को अनसुना करते हैं। मैट ड्रिसडेल को कॉल करता है और उसे बताता है कि सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है। अभी अभी उसे 3 आदमी मारने के लिए आए थे और वो ड्रिसडेल से डॉनी के बारे में पूछता है। ड्रिसडेल मैट को बताती है कि डॉनी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक मोहरा है और उसकी बॉस हेक्टर है और उसकी बेटी एशले डॉनी से एक हार्ड ड्राइव लेके भागी है। मैट ड्रिसडेल को बताता है कि हार्ड ड्राइव उसके हाथों बस आ गया, उसने किसी से चोरी नहीं की है। ड्रिसडेल मैट को हिदायत देती है कि वो हेक्टर से ना उलझे। हेक्टर की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। हम हेक्टर से मिलते हैं। हेक्टर को एक बहुत ही निर्दयी औरत दिखाया जाता है। वह अपने एक नौकर के पति को समंदर में ज़िंदा फेंक देती है क्योंकि वो नौकर उससे कुछ पैसे चोरी करती है और उसे अगली बार के लिए हिदायत देती है कि अगर उसने फिर से चोरी किया तो वो उसकी दोनों बेटियों को भी समंदर में फेंक देगी। इधर एशले जोसेफ को बताती है कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। जोसेफ उसे बताता है कि उसके पिता गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट एजेंट थे, इस वजह से वो घर नहीं आ पाते थे। ये सुन के एशले हैरान रह जाती है। मियामी में हम एक आदमी को मीटिंग में देखते हैं, क्रिस्टोफर। उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल हेक्टर का होता है। हेक्टर क्रिस्टोफर को बताती है कि डिस्क चोरी हो गया है। इस पे क्रिस्टोफर उस पर गुस्सा करता है पर पूछता है कि डिस्क वापस लेने के लिए वो क्या कर रही है।
हेक्टर क्रिस्टोफर को बताती है कि उसके बेस्ट आदमी डिस्क वापस लाने के लिए लगे हुए हैं। हम डॉनी और उसके आदमियों को प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं। वो सारे केमन आइलैंड पहुंचते हैं। डॉनी केमन आइलैंड पे किसी लोकल से बंदूकें खरीदता है और अपने आदमियों के बीच बांट देता है। बोबो सैरा के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे डॉनी का कॉल आता है और डॉनी बोबो को ऑर्डर देता है कि वो सैरा को मार डाले। हमें पता चलता है कि फ्लिंटस्टोन ही जासूस है और वो हेक्टर को बताता है कि उनके आदमियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट का रिटायर्ड असासिन है और उसे हिदायत देता है कि वो उससे ना उलझे। हम डॉनी को जोसेफ के बोट पर अटैक करने का प्लान करते हुए देखते हैं, पर मैट उन्हें आते हुए देख लेता है। एशले हैरान थी कि डॉनी ने उन्हें ढूंढा कैसे। मैट जोसेफ से पूछते हैं कि बोट पे कोई गन है। इस पे जोसेफ मैट को एक फ्लेयर गन दे देते हैं। मैट एशले को छुपने के लिए बोलते हैं और जोसेफ एशले को बोट के निचले हिस्से में छुपा देते हैं। डॉनी का एक आदमी बोट पे बॉम्ब फेंकने वाला था, तभी मैट उसे फ्लेयर गन से मार डालते हैं और दोनों ग्रुप के बीच मुठभेड़ स्टार्ट हो जाती है। बम के फटने के कारण बोट के निचले हिस्से में छेद हो जाती है और बोट में पानी भरने लगता है। पानी भरता देख एशले हड़बड़ा जाती है। बोबो सैरा को मारने जंगल लेके जा रहा होता है, पर बहुत ही चालाकी से सैरा बोबो की बंदूक लेके वहाँ से भाग जाती है। बोबो भी सैरा के पीछे दौड़ता है। सैरा मरीना पहुँचती है और बंदूक मैट की ओर फेंकती है। मैट और जोसेफ एक एक करके डॉनी के सारे आदमियों को मार देते हैं। सैरा एशले की आवाज़ सुनती है और उसे बोट से बाहर निकाल लेती है। जब मैट लड़ रहे होते हैं तब डॉनी सैरा और एशले को किडनैप कर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच जोसेफ को 2 गोलियां लग जाती हैं। मैट जोसेफ को हॉस्पिटल पहुँचा के वहाँ से निकल जाते हैं। वो ड्रिसडेल को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो मियामी आ रहे हैं। ड्रिसडेल मैट को बोलती है कि ऑफिशियली वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर वो उनके लिए कुछ हथियार और एक कार एयरपोर्ट के बाहर जुगाड़ कर देगी। इसी बातचीत के दौरान फ्लिंटस्टोन की किसी हरकत पे ड्रिसडेल को उन पे शक हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। ड्रिसडेल और फ्लिंटस्टोन भी एक प्राइवेट जेट लेके मियामी पहुंचते हैं। मूवी हमें हेक्टर का घर दिखाती है, जो कि बहुत सारे हथियारबंद व्यक्तियों से घिरा होता है। हम देखते हैं सैरा और एशले भी हेक्टर के घर पे बंदी बने हुए हैं। हेक्टर सैरा को बोलती है कि हार्ड डिस्क मिलने के बाद वो शायद उसे छोड़ दे, पर उसके दादाजी को ज़रूर मार डालेगी। मैट गेट के गार्ड्स को चकमा दे के हेक्टर के घर में घुस जाता है और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक एक करके हेक्टर के सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। अपने सारे गार्ड्स को मरता देख हेक्टर और डॉनी घर के छत पे चले जाते हैं, जहां वो मैट का इंतज़ार करने लगते हैं। सैरा और एशले वहां से भागने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, पर डॉनी उन्हें पकड़ ही लेता है और उन्हें हेक्टर के पास ले आता है। आखिरकार मैट हेक्टर के पास पहुंचता है, पर डॉनी उसके सर पे बंदूक रख उसे एशले और सैरा के पास बैठा देते हैं। बातचीत के दौरान डॉनी हेक्टर को गोली मार देता है, पर तुरंत ही कोई और डॉनी को भी गोली मार देता है। वो कोई और फ्लिंटस्टोन होता है। फ्लिंटस्टोन मैट को धमकी दे रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि ड्रिसडेल फ्लिंटस्टोन को गोली मार देती है। ड्रिसडेल मैट से हार्ड डिस्क मांगती है और मैट उन्हें हार्ड डिस्क दे देते हैं और वह एशले और सैरा को दिलासा देने लगती है। थोड़ी देर में क्रिस्टोफर वहां आते हैं। मैट क्रिस्टोफर से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्रिस्टोफर मैट को साइड ले जाके बताते हैं कि ये सारा गेम उनका प्लान किया हुआ है। जिमी भी एक सीक्रेट एजेंट था और उन्होंने ही जिमी को डॉनी के गैंग में 6 महीने पहले शामिल किया था। जिमी हार्ड डिस्क लेके आ ही रहे होते हैं कि डॉनी को सब कुछ पता चल जाता है और हार्ड डिस्क किसी तरह उनकी बेटी के हाथों में आ जाता है और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। मैट क्रिस्टोफर से पूछते हैं कि अब वो क्या करें। क्रिस्टोफर उन्हें एक बोर्ड दे के बोलते हैं कि वो अपने अगले वेकेशन के लिए जा सकते हैं।